हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या शर्मा, केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर कवर करना है। नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी एक वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ, प्लीज़ उसकी अलग से एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो। एंड नॉमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 1 से 2 क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर के आते ही आते हैं। नीट और जेई में तो आपको पता है कि डायरेक्ट 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है नॉमेनक्लेचर से। सो प्लीज़ उसको स्किप ना करना। और बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से भी नॉमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं यहाँ पर एक टॉपिक नहीं करवा रही, विच इज़ वर्नर्स थ्योरी। अगर बच्चों आपको नहीं समझ आएगा वो, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, उसमें बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। बेसिक टर्म्स भी मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में करवा दी थी, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आएगा आप मुझे बता देना, वो 5-10 मिनट्स की मैं अलग वीडियो डाल दूँगी। वैसे एज सच अगर हम देखें, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को लेके, वो होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने पूरा आइसोमेरिज्म करके जाना है। आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, वीबीटी से भी आ जाता है एंड सीएफटी से भी आ जाता है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं और एक नॉमेनक्लेचर कि हम बिल्कुल इनको स्किप करके नहीं जा सकते, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है कि बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। आप बोर्ड्स की तैयारी करो तब भी बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड मेरे को पर्सनली बहुत ऐसे मैसेज आए हैं कि आइसोमेरिज्म नहीं आता हमें, ठीक है, या सीएफटी नहीं आती, प्लीज़ कोऑर्डिनेशन। तो मैं पूरा 1 शॉट में आपको सारा करवा दूंगी। आप इस वीडियो को देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके सारे टॉपिक्स जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम आती है, आपको वो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओके फाइन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर हमें थ्योरेटिकल इतना काम नहीं आता, ठीक है। पहले मैं आपको थ्योरी ही पढ़ा रही हूँ, बट मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि वीबीटी को हमने कैसे अप्लाई करना है। तो मेन हमारा एग्जाम्पल आएगा, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ थ्योरेटिकल का, कि आपको बाद में, मतलब जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स आएंगे अभी, क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, द मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स हैज अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है। मेटल एटम में जो कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पर बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास विच कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्योंकि वहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाके बैठ सकते हैं। और जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो कैसा बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम किसको दिया गया है? Fe3 पॉजिटिव को। आयरन 3 पॉजिटिव को यहाँ पर क्या दे दिया है? सेंट्रल मेटल एटम दे दिया है। और ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, 3d 4s 4p ऑर्बिटल्स हमारे पास पड़े हैं, जहाँ पर जाके लिगेंड बॉन्ड बना सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। अब वो किस तरीके से डोनेट करता है, कैसे वहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभी। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि द एनर्जी ऑफ n-1d ऑर्बिटल्स, आपको पता है जो हमारे पास d होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? n-1d ऑर्बिटल्स आर नियर द एनर्जी ऑफ s&p ऑर्बिटल्स ऑफ द nth ऑर्बिटल। एंड वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, तो वहाँ पर न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट इज, जो हाइब्रिड मेटल ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। जितनी ज़्यादा बच्चों अच्छी ओवरलैपिंग होती है, जितनी ज़्यादा एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग होती है, उतनी ज़्यादा वहाँ पर हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, ईच लिगेंड डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। जितने वहाँ पर लिगेंड्स लगे होंगे, 6 लगे हैं तो 6 डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, 4 लगे हैं तो 4 डोनेट करेंगे। तो जितने लिगेंड्स के पेयर होता है उतना वो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ कि इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये सबको पता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर वहाँ पर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है। नाउ व्हाट इज अनपेयर्ड एंड पेयर्ड? देखो ये होता है पेयर्ड, ठीक है, ये हमारे पास पेयर्ड है। एंड अगर ये सिंगल पड़ा है तो ये अनपेयर्ड है, ठीक है। तो जो पेयर्ड वाले होंगे वो किस में आएंगे? डायमैग्नेटिक में। और जो सिंगली ऑक्यूपाई करेगा वो क्या आएगा हमारे पास? पैरामैग्नेटिक में।
अब ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स the non-bonding electrons present in the inner orbitals of metal do not considered for chemical bonding. ये चीज़, ये लाइन आपको अभी समझ आएगी प्रॉपर जब मैं आपको पूरा एक मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे इनर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं. तो जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, आपने ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि इनर ऑर्बिटल्स वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, केमिकल बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है. दिस इज द 6th पॉइंट. देन 7th पॉइंट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड. देखो हमारे पास 2 टाइप की फील्ड्स होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक होती है वीक फील्ड. जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग हो जाती है. आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग है तो वो धक्का मार के, अगर कोई अकेला 2 बैठे होते हैं तो इस वाले को धक्का मार के इसके साथ पेयर कर देता है, उसके साथ बैठा देते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है. इस तरीके से आप इसको याद रखो, ठीक है. तो वहाँ पर क्या हो जाती है, पेयर अप हो जाते हैं अगेंस्ट द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी एंड दीज कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व n-1d. जो अंदर वाले हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वहाँ पर जो ज्योमेट्री देखने को मिलती है, मतलब अगर वहाँ पर आप पेयरिंग कर रहे हो, अगर आपको इनर ऑर्बिटल्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको किस टाइप की ज्योमेट्री मिलेगी, या तो आपको d2sp3 मिलेगी या dsp2 मिलेगी, ठीक है. एंड उनको क्या बोला जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. अगर आपको यहाँ पर d2sp3 या फिर आपको dsp2 इस तरीके की आपको क्या बोलते हैं, इस तरीके की आपको अगर वहाँ पर मल्टिप्लिसिटी देखने को मिलती है, हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, तो आपको किस तरीके के ऑर्बिटल्स देखने को मिलता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, देखो d2 और d, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैज लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस होते हैं. अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनकी स्पिन कैसी होती है, उनकी लो स्पिन होती है. हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया, एक हमारे पास होता है वीक फील्ड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड. ये हमारे CFT में भी यूज़ होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ोगे उसमें भी ये चीज़ यूज़ होगी. तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसकी फील्ड कैसी होगी, यहाँ पर हमारे पास किस टाइप की स्पिन होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है. अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उसकी कैसी स्पिन होगी, उसकी यहाँ पर हाई स्पिन होगी. क्या होगी, यहाँ पर हाई स्पिन होगी. अब दूसरी चीज़ यहाँ पर इन सेम चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वीक फील्ड लिगेंड्स द इलेक्ट्रॉन कैन बी फील्ड फॉलोइंग द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टिप्लिसिटी. और वहाँ पर जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ये वाली. पीछे हम देख रहे थे d2sp3 d, और दूसरी हमने कौन सी देखी थी, dsp2. यहाँ पर हम देखते हैं sp3d2. यहाँ पर आउटर d है, वहाँ पर इनर d था, आगे d लगा था. एंड यहाँ पर आउटर में या तो d2 होगा या आउटर में एक d होगा, ठीक है. तो इन टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. हम दोनों का एग्जाम्पल करेंगे, हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड भी देखना है और हमने वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स भी देखना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने हाई स्पिन और फ्री स्पिन सारा हम पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है. अब हमारे पास आता है सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर NiCN4 2 नेगेटिव. देखो आपको NCERT में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स की लिस्ट दी हुई है. अगर आप देखोगे CN हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड याद करके जाने पड़ेंगे, उसका आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है. आपको पता होगा तभी आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NiCN4 2 नेगेटिव. अगर मैं यहाँ पर Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी तो वो आएगी 2 पॉजिटिव, ठीक है. अब हमें यहाँ पर निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है. सबसे पहली चीज़ होती है कि मुझे यहाँ पर निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है. तो निकल का हमारे पास होता है Ni28, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर. तो अगर हम इसकी लिखते हैं ये आएगी आर्गन 18, ठीक है, 4s2. अब कितना रह गया हमारे पास, 8. वो किस में आ जाएंगे, 3d8 में, क्योंकि n-1 होता है ना d, तो ये क्या हो गया 3d8. पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप Ni 2 पॉजिटिव की लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, पहले s ऑर्बिटल से निकलेंगे, क्योंकि s आउटर में है, d अंदर होता है, ठीक है. ये चीज़ें हम +1 में पढ़ के आते हैं. तो यहाँ s से निकलेंगे 2, तो ये s से मैं 2 निकाल देती हूँ, क्या बच जाएगा, सिर्फ 3d8. तो ये क्या बच गया हमारे पास,
आर्गन 18 3D8। ठीक है, अब अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था Ni, पहले मैं Ni की नॉर्मल बनाती हूँ, तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा। कॉपी पेन लेके बैठना तभी समझ आएगा। यहाँ पर हमारे पास कितने थे, एक हमारे पास यहाँ पर क्या है 4s का, ये 4s है, ये 3D है। अभी 4s में भी डाल देते हैं 1 2, यहाँ पर 3D में कितना आएंगे 8। आपको पता है पहले सिंगल ही ऑक्यूपाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अकॉर्डिंग टू हंस रूल। अब यहाँ से अब मैंने लिखना है Ni 2 पॉजिटिव की, तो मैंने बताया ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे, तो यहाँ पर ये रह जाएगा, तो ये बना दो दोबारा से। 3D का हम दोबारा से बना देते हैं। ये 1, अभी तो हमें पता है ये दिख ही रहा है ना, ये देखो ये इस तरीके से, और ये रह जाएगा एम्प्टी, 4s रह जाएगा एम्प्टी। अब क्योंकि हमारे पास जो लिगेंड है वो क्या है हमारे पास CN4 है, तो अगर CN4 है बच्चे तो यहाँ पर CN 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 CN, हर CN के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब इनको कितने 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, और ये एक साथ एक ऑर्बिटल में जाते हैं, अलग अलग नहीं जाते। तो यहाँ पर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस वजह से यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ये जंप करके कहाँ चला जाएगा इस ऑर्बिटल में। तो अब ये किस तरीके से बन जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा, इट्स लाइक, ये तो ऑलरेडी पेयर्ड थे, और ये वाला भी हमारे पास क्या हो गया पेयर हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वी नीड 4 ऑर्बिटल्स। एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4s का, 3D का है, और 4s के बाद क्या आता है हमारे पास 4p, ये आ गया मेरे पास 4p। अब यहाँ पर 4 हमें चाहिए ऑर्बिटल, एक ये हो गया, दूसरा तीसरा CN, और ये 4th CN। तो अब देख सकते हो कि हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी, कहाँ पर लिगेंड्स ने ऑक्यूपाई किया है, कौन सा ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई किया है। एक D का यूज हो रहा है, एक S का यूज हो रहा है, और 2 P के यूज हो रहे हैं। तो ज्योमेट्री क्या बन गई हमारे पास DsP2। यही ज्योमेट्री मैंने आपको बताई थी अभी पीछे, क्योंकि आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर इनर वाला यूज हो रहा है 3D, ऐसा तो नहीं है ना कि हम 4D यूज कर रहे हैं, क्योंकि 4p के बाद क्या आएगा 4D आएगा, बट हम 4D नहीं यूज करेंगे। हम यहाँ पर क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे पास स्पेस थी, हमने 3D वाले में एक ऑक्यूपाई कर दिया, तो ये एक D, ये एक S, और ये 2 P, DsP2 बना दी इन्होंने। अब क्योंकि इनर वाला D यूज हो रहा है, तो ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, इनर कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, आपने यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखनी होती है, एक आपको ज्योमेट्री चाहिए होती है, ज्योमेट्री आपने पता लगा ली, इनर है या आउटर है वो आपने पता लगा लिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है या डायमैग्नेटिक इन नेचर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे पेयरिंग में है, तो सारे, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा यहाँ पर, तो ये किस तरीके का है, दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये डायमैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, सो इस तरीके से आपने करना था। अब उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का COF6 3 नेगेटिव। तो चलो इसकी बनाते हैं, COF6 3 नेगेटिव की। अगर हम यहाँ पर देखें COF6, F इज अ वीक फील्ड लिगेंड, F यहाँ पर क्या है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब अगर हम कॉपर का यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखेंगे और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको क्या लिखनी है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, तो कोबाल्ट की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, CO27। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, वही आर्गन 18। ठीक है, और 2 हमारे पास किस में आएंगे 4s में, तो 4s2, और 3D में कितना आ जाएंगे 7। तो अगर मैं इसके शेल्स बनाऊं तो वो इस तरीके से बनेंगे, पहले इनर के बनाएंगे D के, विच इज 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और 4s2, ये 4s, ये 3D, ये कितना रहेगा हमारे पास 4s2। अब देखो अगर हम कोबाल्ट की यहाँ पर CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो कितनी आएगी हमारे पास +3। क्यों, मैं आपको निकालनी सिखा देती हूँ। कोबाल्ट हो जाएगा X,
ठीक है, f का -1 होता है, तो -1 इंटू 6 इज -6, इस साइड जाके -3, तो x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 6, x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है +3, तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +3, ये मैंने CO की लिखी थी। अगर अब मुझे CO3 पॉजिटिव की लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स पहले इनर ऑर्बिटल से निकलते हैं, विच मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ से निकालेंगे 4s से, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा 3d से। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये वाला नहीं निकलेगा, बच्चे यही गलती करते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, बट ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा यहाँ से 3D में से। जो आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन डाला है, हमने किस तरीके से डाला था हंस रूल के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट हमने ये डाला है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए ना। तो यहाँ पर जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो प्लीज़ ये गलती मत करना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो निकला है ये वाला, दिस वन, दिस पर्टिकुलर स्पिन, ठीक है। और 4s भी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर खाली हो गया, ये था हमारे पास 3D, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मैंने आपको बताया कि F6 जो है, F6 इज अ वीक फील्ड, फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर इनकी पेयरिंग नहीं होगी, ये पेयर्ड अप नहीं होंगे। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फील्ड में होती है। मैंने बताया ना, धक्का मार के अपना पेयर अप हो जाते थे, आपने इस तरीके से इसको याद रखना है। अब हमें 6 यहाँ पर क्या चाहिए, क्योंकि F6 है, F6 का मतलब यहाँ पर फ्लोरीन के पास 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 3D को एज इट इज बना दो, ये हमारे पास 3D एज इट इज आ जाएगा। देखो ओके 1 2 1 1 1 1, क्योंकि मुझे पता है तो मैं अब सीधा बना देती हूँ। ये 4s के बाद हमारे पास 4p होता है, 4s 4p, और फिर आएगा हमारे पास यहाँ पर D, हाँ तो ये आ जाएगा 4D। अब क्योंकि मेरे पास क्या है, यहाँ पर 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक यहाँ पर आ गया। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इकट्ठा आते हैं, ठीक है, 4 भर दिए, ये 5 और ये 6। अब आप इसकी ज्योमेट्री लिख सकते हो बहुत इजीली, ये इसकी ज्योमेट्री आ रही है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, एक s का, 3 p के ऑर्बिटल और 2 d के, तो ज्योमेट्री क्या बन रही है हमारे पास sp3d2, दिस इज द ज्योमेट्री। आप देख सकते हो यहाँ पर इनर d का एक भी यूज़ नहीं हुआ, आउटर d के 2 यूज़ हुए हैं। तो ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ मैंने बोली बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको मेंशन करनी है कि ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, दिस इज हाईली पैरामैग्नेटिक। हाईली क्यों बोल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पैरामैग्नेटिक क्यों है ये, बताओ रीज़न बताओ, सोचो। नॉर्मल पैरामैग्नेटिक क्यों नहीं बोला मैंने, इसको हाईली क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड पड़े हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनपेयरिंग है। 4 इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयर होना है हाईली पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो बस ये 2-4 चीज़ें आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का देखो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग कर दो, वीक फील्ड है तो एज इट इज़ रहने दो। फिर जितने हमारे पास लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड को एक ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, तो फिर उनको फिल कर दो, दिस इज़ VBT। तो जितने मैंने आपको वहाँ पर पॉइंट्स बताए थे, मैंने आपको बोला था वो आपको कब क्लियर होंगे, जब आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आती है हमारे पास लिमिटेशंस। बच्चों लिमिटेशंस प्लीज़ पढ़ लेना। एक्चुअली लिमिटेशंस का क्या रोल होता है मैं बता देती हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम नीट का या जेई का पेपर देने बैठ रहे हो, वहाँ पर हमें एक क्वेश्चन आता है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो उसके लिए आपको ये याद होने चाहिए, थ्योरी सिर्फ यही यूज़ होता है इसका। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब क्वेश्चन ऐसे ही है, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना मतलब फ्री में तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं बेसिकली देखा जाए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। वहाँ पर स्ट्रक्चर्स की एनर्जीज का, स्टेबिलिटी का कुछ भी नहीं बताया गया, फर्स्ट पॉइंट। फिर इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। कलर की तो कहीं पे बात ही नहीं हुई, जबकि हमें पता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर दिखाते हैं, बट क्यों दिखाते हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग हुई वो भी वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हुई,
ठीक है, स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी वहाँ पर इट फेल्स टू एक्सप्लेन, क्योंकि कलर ही नहीं एक्सप्लेन किया तो स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स तो वो करेंगे ही नहीं ना एक्सप्लेन, उन्होंने किया ही नहीं. एंड इट फेल्स टू एक्सप्लेन एक्यूरेटली द एक्सिस्टेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल. वहाँ पर इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल हम पढ़ते क्यों थे ये भी उन्होंने नहीं बताया. मोर ओवर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर का भी कोई वहाँ पर ऐसे नहीं हुआ, बस बता दिया कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये डायमैग्नेटिक होता है, ये तो हमें +1 से पता है कि ये चीज़ होती है. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी. प्लीज़ जितना हमने वीबीटी में किया है इसको अच्छे से करना. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट बताऊंगी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है वो पता होनी चाहिए. बट उससे पहले हमें थोड़े डायग्राम्स पता होने चाहिए डी ऑर्बिटल्स के कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं. आपको पता है कि डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 और 5. ठीक है, फर्स्ट वाले का नाम होता है हमारे पास डी एक्स वाई, सेकेंड होता है डी वाई जेड और एक होता है हमारे पास डी जेड एक्स. ठीक है, अब ऊपर वाला होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और लास्ट होता है हमारे पास डी जेड स्क्वायर. अगर मैं इनके डायग्राम्स बनाऊँ, इन तीनों के जो होते हैं ये तीनों हमारे पास हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है, मतलब ये एक्सेस पे लाइन नहीं करते. तो ये किस तरीके से होता है अगर बनाए तो इट्स लाइक दिस कि ये हमारे पास एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. तो कैसे हैं ये एक, ठीक है, और ये दूसरा. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये वाई वाई डैश और ये वाई. ठीक है, फिर ये जेड डैश और ये जेड, ये भी सेम तरीके से लाई कर रहे हैं. यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें ये एक्सेस पे टच नहीं कर रहे. इन द सिमिलर वे जो थर्ड होता है विच इज डी जेड एक्स. ठीक है, दिस इज एक्स डैश एक्स जेड डैश जेड. ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर लाई करता है. देखो बोला जाए तो इसका कोई यूज़ नहीं है, बट आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए. ठीक है, आपको डायग्राम्स की नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर. अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इनकी सेम एनर्जी होती है सो दीज आर, जब हमारे पास अगर हम देखें, चलो हम पहले एक्सियल भी बना देते हैं. हमारे पास 2 एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं जो कि एक्सिस पे लाई करते हैं. तो ये हमारे पास कैसे हैं अगर हम बनाएं, दिस इज एक्स डैश एक्स और ये वाई डैश वाई. अब ये पूरा एक्सेस पे लाई करेंगे, इट्स लाइक दिस. ठीक है, ये थोड़ा गलत बन गया. फाइन, ये इस तरीके से एक्सेस पे होता है. ठीक है, अब जो हमारे पास z होता है वो कैसे होता है, इट्स लाइक दिस. ये z और ये z डैश, ये एक्सेस. ठीक है, ये z स्क्वायर डी जेड स्क्वायर का हो गया. अब दीज आर एक्सियल ऑर्बिटल्स और इन दोनों को बोला जाता है, दीज 2 ऑर्बिटल्स आर नोन एज ईजी ऑर्बिटल्स. ईजी मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्बिटल्स, ये होते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्बिटल्स. फिर हमारे पास आते हैं ये तीनों, इन तीनों को बोला जाता है दीज 3 आर T2G. दीज 3 आर T2G ऑर्बिटल्स. अब T2G का यहाँ पर क्या मतलब है, ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल. क्लियर. अब यहाँ पर आपने जो चीज़ याद रखनी है, अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है सो दोज आर नोन एज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स. अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है देन इट इज़ नोन एज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स. सबसे पहला है कि लिगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज दिया जाता है. ठीक है, लिगेंड के बीच में और मेटल आयन के बीच में देयर इज़ अ अट्रैक्शन, इंटरैक्शंस होती हैं. और उन कौन सी इंटरैक्शंस होती हैं, देयर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज मेटल आयन इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट द ओरिजिन ऑफ एक्सिस. यहाँ पर आपको टेट्राहेड्रल का भी बताया है, आपको स्क्वायर प्लेनर का भी बताया और ऑक्टाहेड्रल का. ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन को अलोंग द एक्सिस, टेट्राहेड्रल में बिटवीन द एक्सिस एंड स्क्वायर प्लेनर में 4 लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन को अलोंग एक्स एंड वाई प्लेन. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट है
स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल क्यों होती है बच्चों? देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को सिमेट्रिकल वे में अप्रोच कर रहा है तो वहाँ पर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पर अनसिमेट्रिकल फील्ड होती है। लिगेंड्स की वजह से अनसिमेट्रिकल फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस होती है एंड द सेंट्रल मेटल एटम विल लूज द डीजनरेसी, और जब वो डीजनरेसी लूज करता है जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस चीज़ को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्लियर? अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। जैसे हम सबसे पहले अगर ऑक्टाहेड्रल की करें, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, इसको लिखा जाता है डेल्टा नॉट से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है -4NEG + 6NT2G, ठीक है। बाहर होता है हमारे पास ये DQ, ठीक है। यहाँ पर NEG क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, NT2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं ऑक्टाहेड्रल के केस में, ये हमारे पास यहाँ पर एनर्जी है, हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। D5 DXY DYZ DZX DX2 Y2 DZ2। अब यहाँ पर ये एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जाते हैं ये 5 ऑर्बिटल, और हमें पता है एनर्जी इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्प्लिट कर जाते हैं। These 5 ऑर्बिटल्स विल स्प्लिट, नीचे आता है हमारे पास T2G, ऊपर जाता है हमारे पास EG, मतलब ये क्या है DXY DYZ DZX, और ये कौन सा गया DX2 Y2 और DZ2। इस तरीके से इसकी स्प्लिटिंग हो गई। अब इसके बीच में बच्चे यहाँ पर ये जो गैप है, ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है ये होता है अप्रॉक्स 0.6 का, और ये नीचे वाला होता है -0.4 का। अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने नंबर्स भी दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो क्या है, ठीक है, डायग्राम मैंने पीछे बना दिया, वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ से आपका मेन शुरू होता है कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। जैसे मेरे पास 2 केस हैं, एक मेरे पास है केस फर्स्ट और एक मैं दे रही हूँ केस सेकेंड। फर्स्ट केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है T2G3 EG1, मतलब अगर मैं इसको बनाऊँ तो वो कैसे बनेगा, नीचे 3 थे मेरे पास तो उसमें क्या है 1 2 3, और ऊपर मेरे पास EG में 2 थे, वहाँ पर क्या गया 1, ऐसे ही हुआ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयर होने की जगह ऊपर गया उठ के, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये ऊपर जंप करके गया है। उसका रीज़न क्या हो सकता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टा नॉट है वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी है। अब यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोले तो ये डायग्राम देखो, अगर इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, है ना, अगर इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो जंप करने में दिक्कत होगी, बट हमारे पास केस है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, चौथा ईजिली कहेगा कि मेरे को यहाँ पर नहीं बैठना, मैं जंप मार के ऊपर आराम से जा सकता हूँ, वो ईजिली जंप मारेगा और ऊपर वाले EG में चला जाएगा। तो जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है पेयरिंग एनर्जी से तो वो जंप करके EG वाले लेवल में चला जाता है। दिस इज T2G एंड दिस इज EG। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, वेरी लिटिल गैप बिटवीन EG एंड T2G, ये होता है। तो बहुत वीक गैप होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, लिगेंड ऊपर जाके चला जाता है। दैट्स वाई जो यहाँ पर लिगेंड्स होंगे वो कैसे होंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स देखने को मिलते हैं, तभी ये चीज़ होगी। जब वहाँ पर क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड, वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी। केस सेकंड हमारे पास बनता है T2G4 EG0, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विच इज डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब ये जो गैप है
ये जो गैप है ये बढ़ गया, ये इस तरीके से ऐसे स्प्लिट हुआ और ये गैप बहुत ज़्यादा है। तो अब अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके हुंस रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3, अब जो चौथा है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो दोबारा फर्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा, वो दोबारा dxy में जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बनती है वो क्या बनती है, T2G4 और Eg0, जो चीज़ मैंने केस सेकेंड में लिखी, क्योंकि वहाँ पर जो गैप था यहाँ पर वो क्या था, ज़्यादा। ठीक है, तो गैप ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर अब क्या पता चल रहा है कि किस तरीके के लिगेंड्स हैं। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स यूज हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। अब एक और चीज़ ध्यान में रखनी है यहीं पे, लेट मी चेंज द पेन। देखो, अगर हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैंने आपको वीबीटी में भी बताया, उसकी स्पिन कैसी होगी, लो स्पिन होगी। उसका रीज़न, वहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यहाँ पर पेयरिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया T2G4 में ही वो पेयर अप हो गया, पेयरिंग ज़्यादा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पिन कैसी होगी, यहाँ पर स्पिन भी कम होगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तो स्पिन ज़्यादा क्यों होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो स्पिन कम होने की वजह से ये किस तरीके की स्पिन दिखाता है, लो स्पिन दिखाता है। ये चीज़ समझ आई, ये फर्स्ट केस बनता है। सेकेंड केस बनता है हमारे पास कि जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर हमारे पास कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में यहाँ पर स्पिन हाई होती है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर स्पिन ज़्यादा होती है। ठीक है, स्पिन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, होता है। और ये चीज़ भी वहाँ पर देख के आना कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, इट इज़ मोर देन पेयरिंग एनर्जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इस केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, इट इज़ लेस देन पेयरिंग एनर्जी, वहाँ पर स्प्लिटिंग कम होती है। तो वहाँ पर क्या हो जाता, स्प्लिटिंग यहाँ पर कम होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इट्स लाइक T2G3 Eg1। ठीक है, वो ईजिली जंप करके ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डिफरेंस बहुत कम है, तो वो ईजिली जंप करके ऊपर चला जाएगा। बस यही तो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और है ही क्या। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में समझाऊं, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास क्या होता है, अगेन दो केस बनता है। ठीक है, यहीं पे हम बना देते हैं कि मैंने डायग्राम्स बनाए हुए, आप देख सकते हो। देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, CFSE इज इक्वल्स टू 4T2G माइनस 6NEGDQ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बच्चों, टेट्राहेड्रल का नहीं बनाया हुआ, अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं, इट्स लाइक ये हमारे पास एनर्जी है, ये 5 ऑर्बिटल हैं, ये ऊपर गए एनर्जी देकर। ठीक है, अब ये जब स्प्लिट होंगे तो Eg वाले यहाँ पर आएंगे और T2G वाले यहाँ पर ऊपर जाएंगे। तो नीचे जो आते हैं वो होते हैं हमारे पास dz², dx² y², dxy, dyz एंड dzx। ये हमारा T2G की स्प्लिटिंग होती है। तो अगर हम केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट आता है हमारे पास कि Eg2 T2G1। अब ये किस केस में होगा कि Eg2 और T2G1, जब इसका डिफरेंस कम होगा तभी इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है। और ये किस केस में होता है, तो जब हमारे पास किस तरीके के लिगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, लेस गैप और इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके ऊपर चला जाता था। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी से। केस सेकेंड हमारे पास क्या बनता था, Eg3 T2G0। मतलब यहाँ पर हमारे पास किस तरीके के हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जा पाता। अब देखो ना, अगर आपको जंप करना है, आप थोड़े गैप में जंप कर सकते हो ना, बहुत ज़्यादा गैप होगा तो आप कैसे, आप तो नीचे गिर जाओगे। तो यहाँ पर भी सेम केस होता है कि यहाँ पर स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, देयर इज़ मोर गैप, ओके। तो इस वजह से आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है वो क्या मिलती है, T2G3 EG3 T2G0। सो इतना इजी कंसेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, VBT दे दो, CFT दे दो, बट वही है कि आप लोग अच्छे से समझते नहीं हो और वहीं पर मार खाते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स हमें कौन एक्सप्लेन करता है? कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज एक्सप्लेन बाय CFT विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाई, ठीक है। CFT में हमें पता है कि जो हमारे पास d ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं T2G और EG लेवल में। अब मैं अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं इन जर्नल, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन अकेला बैठा है, मतलब वो अपनी अनपेयर्ड फॉर्म में है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पर इसकी क्या हो रही है, एक्साइटेशन हो रही है। अब ये एक्साइट होके क्या करेगा, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। दिस इज द लोअर एनर्जी लेवल, दिस इज द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये जंप करके यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, विच इज एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। अब जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उसको ये लूज करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देगा, ये लूज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर कलर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कलर ऑब्जर्व करते हैं। और फिर जब ये एनर्जी को लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दोबारा से इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, डी एक्साइटेशन। स्पेलिंग्स देख लेना, आई एम सो सॉरी, जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाती है, डी एक्साइटेशन हो जाती है। अगर मैं आपको इसको थ्योरी में पढ़ाऊँ, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि ऑन अकाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन रेडिएशंस फ्रॉम द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, कलर इज ऑब्जर्व, कि वहाँ पर सर्टेन रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से हमें कलर ऑब्जर्व होता है। सो इन ट्रांजिशन मेटल हमें पता है देयर इज अ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन डी ऑर्बिटल्स। हमने देखा था वो T2G और EG लेवल में क्या हो रहे थे, डिफरेंस वहाँ पर उनका क्रिएट हो रहा था। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है फ्रॉम T2G से जब वो EG में जाता है बाय अब्जॉर्बिंग सम रेडिएशंस, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, कलर। एंड द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वो क्यों होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, डी के एक लेवल से वो डी के अनदर लेवल पे जंप करके जा रहा है। तो बेसिकली वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, डी ट्रांजिशंस देखने को मिलती हैं। अगर मैं आपको इसको किसी एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ, NCERT में भी सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है Ti3 पॉजिटिव का। अगर हम टाइटेनियम की यहाँ पर एटॉमिक नंबर देखें तो हमारे पास Ti का एटॉमिक नंबर होता है 22, और यहाँ पर Ti3 पॉजिटिव बोल रहा है, विच मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आर्गन 18, एस से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल गए, 4s2 खत्म हो गया। 3D में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 3D से निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3D1। अब ये जो 3D1 में एक इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो T2G में है, ठीक है। ये T2G में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये जंप करके कहाँ जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड है, कि EG में चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। सो द अब यहाँ पर वो कोई ना कोई लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही तो वो एक्साइट होता है ना। सो यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम की वो लाइट ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एक्साइट्स एन इलेक्ट्रॉन इन द लोअर एनर्जी जो T2G में पड़ा है टू द हायर एनर्जी विच इज EG ऑर्बिटल इन केस ऑफ Ti3 पॉजिटिव। और हमें यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग कलर देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर ट्रांसमिटेड कलर विल बी मिक्सचर ऑफ रिमेनिंग कलर्स मेनली वॉयलेंट एंड रेड। सो जो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो इन दोनों का क्या मिलेगा, मतलब इन दोनों का बीच का कॉरस्पॉन्डिंग कलर विच इज पर्पल। तो इस हिसाब से हमें कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलता है। बस आपने ये बहुत अच्छे से याद करके जाना है कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी इजी टॉपिक, मतलब इससे इजी टॉपिक कोई नहीं है इस चैप्टर में। देखो सिर्फ यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो वहाँ पर वो पैरामैग्नेटिक है।
अगर पेयर्ड है तो वहाँ पर वो डायामैग्नेटिक है, ये चीज़ हमें पता है। दैट इज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना, हम उसको इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करें, इतना थ्योरेटिकल हमने जाना ही नहीं है ना, जो मेन है वो हमारे पास ये देखो। बाकी अगर आपको सारा थ्योरी पढ़ के जाना है, आपको पता है केमिस्ट्री में इतना थ्योरेटिकल नहीं आता, आपको टू द पॉइंट आता है, चाहे आप बोर्ड्स में कर रहे हो, ठीक है, नीट में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने वहाँ पर रट्टा मारना है थ्योरी को, नहीं, ये गलतियाँ नहीं करनी। अब देखो जैसे जनरली इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ऑर्बिटल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, और वो डी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जर्नली वीक फील्ड लिगेंड्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैंने आपको सीएफटी में अच्छे से बताया कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं उनकी स्पिन कैसी होती है, हाई स्पिन होती है, ठीक है, तो उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी हाई स्पिन है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा है, और वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं एंड दे हैव लो मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। आप इसको इस तरीके से भी याद रखोगे, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड डायामैग्नेटिक, एक आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इजी। उसके बाद चलते हैं हम आइसोमेरिज्म पे। बच्चों मेरे से लिखवा लो, आपको आइसोमेरिज्म पे बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा, नीट में भी क्वेश्चन आएगा और जेई में भी क्वेश्चन आएगा। आइसोमेरिज्म ऐसा टॉपिक है, और ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि एग्जामिनर 2 क्वेश्चंस डाल दे नीट में, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टॉपिक इज वेरी इजी। बच्चों को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें याद करनी है, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कंपाउंड्स के बारे में। तो आइसोमेरिज्म को बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है, आइसोमेरिज्म का टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म बच्चों होता क्या है? आइसोमेरिज्म होता है द फिनोमेना इन विच मोर देन वन कंपाउंड हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम रहता है, बट आपके पास जो केमिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कंपाउंड्स के वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर मेरे पास है C3H6, तो इसको अगर मैं बनाऊं तो ये किस तरीके से बन जाएगा मेरे पास, ये देखो, एक मेरे पास बन गया ये। अगर मैं इसको खोल के लिखूं 1 2 3 विच इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये मेरे पास क्या बन गया, प्रोपीन, ठीक है। अब इसी को मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ, ये भी 1 2 3 कार्बन, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ C इस तरीके से, और हाइड्रोजन्स, अब इसके 2 बॉन्ड्स कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड कंप्लीट है, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है ना, हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 3 कार्बन, यहाँ पर भी 3 कार्बन थे और 6 हाइड्रोजन थे, सॉरी, ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। तो ये हमारे पास क्या था, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, और ये क्या था, प्रोपीन। अब अगर हम देखें यहाँ पर इसका दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, विच इज C3H6, बट अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स देखें तो स्ट्रक्चर्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना, दिस इज प्रोपीन एंड दिस इज साइक्लोप्रोपेन, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया उसका। सो दिस इज आइसोमेरिज्म, जिसमें आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट आपके पास स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उस चीज़ का, ठीक है। अब हम जो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं वो क्या है, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 2 टाइप्स में ये डिवाइड होता है, ठीक है, मैंने आपको अलग से कॉलम बना के दिखाया है यहाँ पर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 टाइप के पढ़ते हैं और स्टीरियो में 2 पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट और कोऑर्डिनेशन, ये 4 हमने इसमें पढ़ना है पहले, फिर स्टीरियो हम स्ट्रक्चर करने के बाद खत्म करेंगे। देखो सबसे पहला है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या बोलता है, व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मेरे पास एग्जांपल है CONH3 5Br SO4, ठीक है, और एक है मेरे पास CO
NH3 5SO4Br। बच्चों अगर आप देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हर चीज़ सेम है, ठीक है। बस यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे ब्रैकेट के अंदर ब्रोमीन है, यहाँ पर SO4 है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में। तो जब ये हमारा अगर इसके रिएक्शन हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या होगा, आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो बिल्कुल ब्रेक नहीं होता, वो एज इट इज आता है। तो ये हमारे पास NH3 5Br, इसमें कोई चेंज नहीं आया, प्लस यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव मिलेगा। और अगर हम इसको तोड़ें तो मैंने जैसे बताया कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में कोई चेंज नहीं आएगा, SO4 ये एज इट इज रहेगी। जो ये ब्रैकेट्स होता है ना, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं ब्रेक हो सकता, प्लस बाहर क्या रह जाएगा, Br नेगेटिव। तो अब देख रहे हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट आयंस दे रहा है, यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव और यहाँ पर Br नेगेटिव, ठीक है। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, हमारे पास कंपाउंड सेम था, बट हमें डिफरेंट आयंस मिले इन सॉल्यूशन जब आप इसको तोड़ोगे, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास आता है दूसरी चीज़, एक और देखना, यहाँ पर जो आपको प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलेंगे। लाइक अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं कि हमारे पास CONH3 5Br SO4 ये था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम डाल रहे हैं BaCl2, क्या डल रहा है, BaCl2 ये डल रहा है। तो ये टूट रहा है CONH4NH3 5SO4, इसमें सॉरी दिस इज Br, गिव मी अ सेकेंड, जल्दी जल्दी में गलत लिखा जाता है, ओके फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास CONH3 5Br और बाहर क्या निकल रहा है, BaSO4। इस तरीके से इसके प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलेंगे, और BaSO4 के जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो कौन से कलर के होंगे, दे आर वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट्स। बट अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ का देखूँ विच इज हमारे पास दिस वन, ठीक है, CONH3 5SO4Br। अगर मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, हम डाल रहे हैं AgNO3, तो AgNO3 डालने से यहाँ पर AgBr मिलता है। मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, हमारे पास क्या मिलता है, AgBr। जैसे इसके BaSO4 के हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते थे, AgBr के यहाँ पर पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं। तो प्रेसिपिटेट्स भी हमें डिफरेंट कलर के देखने को मिलते हैं एंड सॉल्यूशन, अगर वहाँ पर डिफरेंट आयंस होते हैं। ऑब्वियसली जो आयंस दे रहा है, जो उनसे आयंस बन रहे हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तो हमें कलर देखने को मिलेगा ना सॉल्यूशन में। फिर आता है हमारे पास हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। हाइड्रेटेड में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं प्रेजेंट एज अ लिगेंड। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम दें, हमारे पास है क्रोमियम H2O होल 6 Cl3, एक ये कंपाउंड है, और एक है मेरे पास CrH2O 5 Cl2H2O। अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर आपको एक डिफरेंस बना के दिखाऊं, देखो यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम कितना है, 1 दोनों साइड, वाटर कितना है 6 दोनों साइड, ठीक है, क्लोरीन कितना है 3 दोनों साइड। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यहाँ पर भी अंदर 6 है, यहाँ पर 5 वाटर और 1 क्लोरीन, यहाँ पर भी 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है 6। बट यहाँ पर अगर हम वाटर के वो देखें, ठीक है, यहाँ पर जो कलर देखने को मिलता है, यहाँ पर अंदर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में हमारे पास 6 वाटर है, तो ये हमें कितना है, ये वॉयलेट कलर मिलता है, ठीक है। और यहीं पे जहाँ पर H2O 5 है वहाँ पर हमें ग्रे ग्रीन देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड। यहाँ पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट एज अ लिगेंड, यहाँ पर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं एज अ लिगेंड। बट अगर इन टोटल देखें तो 6 वाटर यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल में। सो इन एज अ लिगेंड वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट करते हैं, ठीक है, और उसका भी फर्क पड़ता है कि वहाँ पर कलर कौन सा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमेरिज्म शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, अगर हम देखें, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है जब मैंने आपको करवाया था नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में करवाया हुआ है मैंने। नॉमेनक्लेचर की वीडियो में आपको लिंक डाल दूंगी, आप उसमें पढ़ लेना। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में हमारे पास होता क्या है। जैसा हमारे पास NO2 है, ठीक है, तो ये मेटल है, ये नाइट्रोजन है, और ये हमारे पास
2 ऑक्सीजन है। ऐसे ही हमारे पास ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर फ़र्क क्या है? फर्स्ट केस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है टू सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंड केस में जो डायरेक्टली अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है तो यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट करेगा टू सेंट्रल मेटल एटम। इसका नाम होता है इस वाले कंपाउंड का नाइट्रीटो एन, नाइट्रीटो एन, और इसका होता है नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ। ठीक है, इसी तरीके से हमें और भी होता है साइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो भी हम एम्बिडेंटेट में ही पढ़ते हैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। सो आइसोमेरिज्म शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पर एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे पास, CO NH3 होल 5 NO2 Cl2। ठीक है, एंड और कौन सा हो जाएगा, CO NH3 होल 5 ONO, यहाँ पर हमारे पास Cl2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच है और सेकेंड केस में कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीजन पहले है। ठीक है, तो अगर मैं इसका आपको बनाकर दिखाऊं तो ये इस तरीके से बनेगा, CO नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी इसके साथ ऐसे ही होंगे, विच इज NH3 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 और ये हमारे पास NH3, ये इस तरीके का बनेगा। और अगर मैं ये वाला बनाऊं विच इज जिसमें ऑक्सीजन अटैच है तो ये आपको कैसा देखने को मिलेगा, CO और CO के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच, नाइट्रोजन, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। तो इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। तो आइसोमेरिज्म शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एम्बीबाइडेंटेट लिगेंड होता है, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज डिफरेंट है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ ऑक्सीजन अटैच है। एंड डोंट बी कंफ्यूज, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। कुछ बच्चे मेरे को फिर कमेंट में करेंगे बाकी NH3 कहाँ गए, NH3 एज इट इज़ लगा हुआ है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करा करो सब। ठीक है, ये एज इट इज़ हमारे पास लगा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या था, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या है, this type of isomerism arises from the interchange of ligand as well as metal ions between cationic and anionic entities of a common sort। यहाँ पर हमारे पास इंटरचेंज होता है ligands का as well as metal ions का between cationic and anionic entities। कभी भी थ्योरी पढ़ के नहीं समझ आता, एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। जैसे हमारे पास है M1L1 और हमारे पास है M2L2। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, M2 का L1 के साथ कर देते हैं, M2L1 और M1 का L2 के साथ कर देते हैं, M1L2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे मेटल के साथ साथ लिगेंड्स भी इंटरचेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने आपको नॉर्मल एग्जाम्पल दिया, अगर मैं आपको कंपाउंड के साथ यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ तो मेरे पास है CO NH3 होल 6। ठीक है, और एक मेरे पास है CrCN6। ये अगर मैं यहाँ पर CO के साथ CN लगा दूँ, CO मतलब मैं यहाँ पर इंटरचेंज कर दूँ। ठीक है, COCN होल 6 ये बन गया। अब Cr के साथ NH3 लगा दो, CrNH3 होल 6। तो यहाँ पर इंटरचेंज हो गई ना ये चीज़, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये और ये ऐसे इंटरचेंज हो रहे हैं, मेटल और लिगेंड्स इंटरचेंज हो रहे हैं, कैटायनिक और एनायनिक एंटाइटीज इंटरचेंज हो रही है। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने आपको जैसे बताया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट ठीक है, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स, जो अरेंजमेंट होती है ना एटम्स की वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पढ़ते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल हम एकदम एंड में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास लाइक सिस और ट्रांस वाला, ठीक है, आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स की अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। तो मेरे पास है PT Cl2 NH3 होल ट्वाइस, ये है, ठीक है। तो ये PT, यहाँ पर मेरे पास Cl NH3 NH3। आपको पता है जब सेम साइड पे होते हैं तो वो सिस होता है। अब अगर मैं इनको ऑपोजिट कर दूँ, क्लोरीन को यहाँ, NH3 को यहाँ उल्टा कर दें, तो यहाँ पर क्लोरीन, ये NH3 यहीं पे है और ये NH3 यहाँ आ गया, ठीक है। ये एकदम सामने सामने थे, अब यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट। तो यहाँ पर सिस और ट्रांस देखने को मिला। दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने अब पढ़ना है कि सिस और ट्रांसफॉर्म कौन से कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। देखो ये चीज़ अभी दिमाग में रख लो कि ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो सिस और ट्रांसफॉर्म दिखाते हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कभी भी सिस और ट्रांसफॉर्म नहीं देते। वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम टेट्राहेड्रल को कभी नहीं पढ़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब स्पेसिफिकली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कौन सी ऐसी ज्योमेट्रीज हैं दैट विल शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये 3 ज्योमेट्रीज आपने ध्यान में रखनी है, विच इज Ma2B2, Ma2BC, MABCD। बेसिकली यहाँ पर जो M है तीनों में वो क्या है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, और A2B2 मतलब ABC जो भी है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर लिगेंड्स है। तो यहाँ पर 2 लिगेंड सेम है और 2 लिगेंड सेम है, ठीक है। यहाँ पर 2 लिगेंड सेम है, 2 और बाकी 2 डिफरेंट है, और इसमें चारों के चारों डिफरेंट है। तो हमने उनको किस तरीके से सिस और ट्रांसफॉर्म में अरेंज करना है ये आपको सीखना है, ठीक। अब आपको होता क्या है, बेसिकली अगर आपको ज्योमेट्रीज भी पता हो ना कि कौन सी हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में लग रही हैं, तो आप इजीली MCQ सॉल्व कर सकते हो। आपके पास दिमाग में होनी चाहिए वो चीज़, क्लियर। सो अब कौन से ऐसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, तो ये 2 ज्योमेट्रीज ऐसी हैं जो हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं देती इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, विच इज Ma4। A4 मतलब जो 4 लिगेंड्स है वो चारों के चारों सेम है, तो आप कैसे उससे सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकते हो, बनेगी ही नहीं ना। यहाँ पर 3 लिगेंड्स है, मैं कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते। तो ये 2 फॉर्म्स आपने दिमाग में रखनी है। अब देखो जैसे हमारे पास आता है, मैंने यहाँ पर लिखा था, जो मैंने ये 3 टाइप्स लिखी है ना, ये तीनों अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने बनानी है। सो लाइक फर्स्ट हमारे पास है Ma2B2 टाइप, ठीक है, विच मीन्स 2 लिगेंड्स सेम होंगे और 2 उससे अलग होंगे और आपस में होंगे, ठीक है। तो Ma2B2 में मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। पहले मैं आपको बताती हूँ हमने इसको बनाना कैसे है B2 को। ये सेम जैसे मैंने अभी आपको सिस और ट्रांसफॉर्म बताई थी ना, सिस प्लैटिन पढ़ता है हम और फिर ट्रांस वाला पढ़ता है, उसी तरीके से बनेगा। लाइक ये मेरे पास मेटल है और ये 2A इस साइड लगे हुए हैं और B एक साइड पे लगे हुए हैं, तो ये सेम साइड पर है, ये सिस वाला है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ऑपोजिट बना दूँ, ये 2A ऑपोजिट हो गए और B भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। तो दिस इज द सिस फॉर्म एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्म। ये तो हमने बेसिक अभी पढ़ी है। अगर अब इसका हम एग्जाम्पल लेके पढ़े, एग्जाम्पल हम देते हैं, वी हैव PT NH3 होल ट्वाइस Cl2, ठीक है, ये एग्जाम्पल है मेरे पास। अब इसको मेरे को सिस फॉर्म में भी बनाना है और ट्रांसफॉर्म में भी बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये हो जाएगा मेरे पास PT, एक साइड पे आ जाएगा Cl, इस साइड पे आ जाएगा NH3 एंड NH3, ये तो इसकी सिस फॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, PT Cl ऑपोजिट हो गए, NH3 और NH3। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि आपको बस इनको इंटरचेंज करना है, ठीक है। ये अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज है, बाकी हमें कोई चेंज नहीं करना, क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टाइप Ma2BC टाइप। देखो टाइप्स अगर आपको आती है ना, आपको बनाना आता है, तो आपके लिए हर चीज़ बहुत ईजी है। आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया था बहुत ईजी कंसेप्ट है और हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। अब Ma2BC में क्या होगा बच्चे, देखो यहाँ पर हमारे पास मेटल है, ठीक है। अब ये A, यहाँ पर B और यहाँ पर ये C। अब यहाँ पर A और A एक साइड पे, ये इसकी सिस फॉर्म है। अगर मैं A को चेंज कर दूंगी और मैं C से करूँगी, C को इस साइड ले जाओ, A को इस साइड ले जाओ, ये मेटल, बाकी सारा B भी वहीं का वहीं रहेगा।
बस सी हमने और ए इंटरचेंज कर दिया, ये इसकी क्या बन गई, ट्रांसफॉर्म। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2, ये है। अब आप देख सकते हो कि ये बेसिकली A2 है, ये B है और ये C है, इस तरीके से दे दो। तो यहाँ पर हमारे पास प्लैटिनम आ गया। इसके लिए आपको NH3 को एक साइड रखना है, रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम दे देते हैं Cl, एक साइड, ठीक है, NO2 दे दो ऊपर, NO2, और नीचे हमने दे दिया Cl। अब आप इंटरचेंज कर दो, ये इस साइड और ये इस साइड, तो PT यहाँ पर NH3, इस साइड आ जाएगा Cl NO2 और यहाँ पर आ जाएगा NH3। तो ये इसकी क्या थी, सिस फॉर्म थी, और ये इसकी मैंने क्या बना दी, ट्रांसफॉर्म बना दी। इतना इजी है। यहाँ पर हमारे पास MaBCD, यहाँ पर अगर आप देखो चारों के चारों लिगेंड्स हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो देखो अब इसमें आपने कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपने सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर हमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलते हैं इस टाइप में। सेकेंड, अब 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो उसमें 2 सिस होंगे और एक ट्रांसफॉर्म देखने को मिलती है। अब वो कैसे, देखो एक चीज़ ध्यान में रखो कि आपने एक लिगेंड की जो पोजीशन है वो फिक्स कर देनी है, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। लाइक ये मेटल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ए की पोजीशन को फिक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अब 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे तो तीनों में ए की पोजीशन जो है वो क्या है, फिक्स है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाकियों को अरेंज कर देंगे, किसी भी तरीके से लिख दो। अब जैसे यहाँ पर लिख दिया BCD, ठीक है। अब क्या करो, B को यहीं रखने दो, यहाँ पर C, यहाँ पर D। अब यहाँ पर क्या करो, C और यहाँ पर B, तो तीनों डिफरेंट बन गए, है ना, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि ये हमारे पास जो MaCD है, MaBCD, इसमें आपने एक कॉम्बिनेशन बना देना है। लाइक मैं दे देती हूँ एक कॉम्बिनेशन A और B का, ठीक है। तो अब A और B देखो यहाँ पर सेम साइड पर है तो ये कैसा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। यहाँ पर सेकंड में भी सेम साइड पर है तो ये कैसा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। यहाँ पर ऑपोजिट है तो ये कैसा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। अब कोई भी कॉम्बिनेशन हो गया ना तो आपके पास 2 सिस और एक ट्रांस आएगा। सपोज करो मैं यहाँ पर MaBCD में A और D का कॉम्बिनेशन ले लूँ, अगर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, A और D का कॉम्बिनेशन ले लें तो मैं A और D के हिसाब से ऊपर लिख देती हूँ। AD सेम साइड पर है, देखो इस साइड ऐसे सेम हो या ऐसे सेम हो वो एक ही बात है। अब A और D का देख रहे हैं, A और D सेम साइड पर है तो ये क्या हो गया, हमारे पास सिस फॉर्म हो गया। यहाँ पर A और D ऑपोजिट है तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पर A और D सेम साइड पर है, ये क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर भी तो हमारे पास 2 सिस और एक ट्रांस आया ना। तो कॉम्बिनेशन आप कोई भी बनाओ वो नहीं फर्क पड़ता, आपके पास 2 सिस फॉर्म्स आती हैं और एक ट्रांसफॉर्म आती है, ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर हमने खत्म कर दिया। ऑक्टाहेड्रल में ये 3 टाइप्स हमें क्या शो करती है, मतलब ये 3 ज्योमेट्रीज हमें शो करती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट दीज 2 विल नॉट, ठीक है। तो ये 2 ध्यान में रखनी है, विच इज MA6, उसमें भी 6 के 6 लिगेंड हमारे पास क्या है, सेम है, तो वो नहीं शो करता। एंड MA5B ये भी नहीं शो करता। अब जो शो करती है उनको हमने प्रॉपरली पढ़ना है, इन तीनों ज्योमेट्रीज को। जैसे मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर की पढ़ाई, ये भी मैं आपको बनाकर बताऊंगी कि किस तरीके से आपने बनानी है। सो सबसे पहली टाइप हमारे पास है MA4B2 टाइप, ठीक है। MA4B2 टाइप में हमारे पास क्या होता है, देखो ये मेटल है। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ये हमारे पास A, ठीक है, A A A, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब B बनाते हैं, लेट्स टेक डिफरेंट कलर। ये देखो यहाँ पर हमने अब ये क्या बना दिया, ये B और ये B। अगर आप ध्यान से देखो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर आप ध्यान से देखो तो जो A है वो हमारा एक साइड पर है, विच इज, ये ध्यान दो, ये देखो ये हमारा एक साइड पर बन रहा है, ठीक है, और B हमारा सेम साइड पर है। तो ये हमारी कैसी फॉर्म हो गई, ये सिस फॉर्म हो गई ना। बस आपको बनाना ही तो याद रखना है ना किस तरीके की आपकी ज्योमेट्री बनेगी। ये सिस वाली बना दी, अगर मुझे ऐसे ही ट्रांस वाली बनानी है तो वो कैसी बनेगी, ये मेटल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं चेंज कर दूँगी पोजिशंस, A
ए, ठीक है, और इनके बीच में एक दीवार खड़ी कर देंगे हम, और वो दीवार किसकी होगी? बी की। तो ये बी एंड ये बी। अब ये फॉर्म कैसी बन गई हमारे पास? ट्रांसफॉर्म। ये देखो इतना ईजी है, बस आपको एक ज्योमेट्री तो ध्यान में रखनी है ना, बाकी तो उसमें कुछ भी नहीं है करने वाला, राइट। तो अब अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके करें, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ CrNH3 4Cl2, ये है मेरे पास। अब मेरे को इसकी सिस फॉर्म भी बनानी है और इसकी ट्रांसफॉर्म भी बनानी है। बहुत ईजिली बना सकते हो। देखो क्रोमियम क्या है? मेटल। मेटल को बीच में रख दो, NH3 4 एक साइड के कर दो। ये देखो NH3 NH3 और यहाँ पर भी NH3, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा? Cl, और यहाँ पर साइड पे क्या आ जाएगा? Cl। ये बन गया हमारे पास सिस फॉर्म। ट्रांस क्या होगी? क्रोमियम। अब NH3 ऑपोजिट्स पे होंगे, चारों के चारों NH3 और बीच में क्या आ जाएगा? Cl और Cl। अब आपको ये लगता है ना कि ये सेम साइड पर है, पर आप ये देखो ये कितने ऑपोजिट अलग हो गए ना, चारों एक साथ होने चाहिए थे, बट जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो वो कौन सी फॉर्म हो जाती है? ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्रीज भी बहुत ईजी हैं, बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए ये चीज़ें। अब इसमें क्या है याद करने वाला, मुझे समझ नहीं आता, जो बच्चों को मतलब कर नहीं पाते हो तुम लोग। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास Ma2Bb ट्वाइस। अब यहाँ पर जो Bb है ना, वो क्या है? वो हमारे पास यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड है। हमने बाइडेंटेट लिगेंड्स पढ़े थे, लाइक इथाइलिन डायमाइन, ये वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसी ज्योमेट्री बनेगी बच्चे? यहाँ पर ये मेटल है, हमें पता है कि A एक साइड को होना चाहिए, तो ये A और ये AK, ठीक है। अब ये क्योंकि बाइडेंटेट है तो ये कैसे होगा हमारे पास? देखो पहले हम इस तरीके से इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना देते हैं। इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये जो B होगा ये यहाँ ऐसे बाइडेंटेट की फॉर्म में है। उसके बाद अब यहाँ भी होगा हमारे पास कुछ, ये B इस तरीके से होगा, तो ये ज्योमेट्री ऐसे बनती है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? ये इसकी सिस फॉर्म हो गई। अगर हमें ट्रांसफॉर्म बनानी है तो वो कैसी होगी? मेटल, देखो ये हुआ। अब यहाँ पे ये एक साइड को हो जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड, और जो एक लिगेंड है सेम विच इज A और A, वो ऑपोजिट साइड्स को हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, ये तो हमारा सिस और ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर हम एग्जांपल दें तो हम क्या लेंगे? COCl2En होल ट्वाइस। En इज इथाइलिन डायमाइन, ये हमारे पास मेटल है, ठीक है। ये क्लोरीन, क्लियर? ऐसे ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इस साइड En और ये एक साइड En, ये सिस फॉर्म बन गई। अब अगर मैं, ठीक है, इस साइड En रख दें और ये एक ऑपोजिट साइड En रख दें, ऊपर क्लोरीन और क्लोरीन रख दें, तो ये ट्रांसफॉर्म बन गई। आपको अगर यहाँ पर आपको बेसिक ज्योमेट्री का आइडिया है तो आप इजीली किसी भी कंपाउंड की जिसकी ज्योमेट्री Ma2Bb होल ट्वाइस होगी, बाइडेंटेट लिगेंड्स और भी होता है, आप इजीली बना सकते हो। बस आपको बेसिक ज्योमेट्री दिमाग में रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? Ma3B3 टाइप, ये लास्ट टाइप है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। Ma3B3 में हमारे पास क्या होगा? दिस इज मेटल, ठीक है। यहाँ पर एक A एक साइड को होंगे, B एक साइड को होंगे सिस फॉर्म में, सो इट्स लाइक A और एक नीचे बना देते हैं A, ठीक है। अब ऊपर एक B और एक इस साइड को B, तो आप देख सकते हो कि ये एक साइड को हो गए A और ये एक साइड को B हो गए, तो ये किस तरीके की फॉर्म हो गई? सिस फॉर्म। अब यहाँ पर मेटल, अब हम ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगा? A, ठीक है, एक A को उस साइड दे जाओ, ये इंटरचेंज हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? B और ये B, बस आपने एक इंटरचेंज करना है, तो उससे आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगी। दिस इज द ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझें तो CONH3 होल NO2 होल थ्राइस, ये भी थ्राइस है,
ठीक है, ये है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो Ma3B3 टाइप होती है, सिस वाले को हम फेशियल वाला बोलते हैं, दिस इज फेशियल आइसोमर, एंड ट्रांस वाले को हम यहाँ पर बोला जाता है मेरिडोनियल। मेरिडोनियल ये इस वाले ज्योमेट्री में होता है, ये ध्यान रखना प्लीज। बहुत बच्चे पूछते हैं कि फेशियल और मेरिडोनियल कौन सा वाला है। दिस इज Ma3B3 जिसमें सिस वाला फेशियल होता है और मेरिडोनियल हमारे पास ट्रांस वाला होता है। अब अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ओके देखो, ये हमारे पास CO, चलो पहले दोनों के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। आई होप अभी तक तो तुम्हें सब कुछ मतलब ये क्लियर हो गया होगा, इसमें एज सच इतना कुछ नहीं है। यहाँ पर दिख देते हैं NH3 NH3 और इसके साथ NH3, ऊपर दिख देते हैं NO2 NO2 NO2। अब मैंने बताया एक की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पर NH3 और यहाँ पर NO2, बाकी तो एज इट इज़ है ना, NO2 NO2 NH3 और NH3। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नाउ व्हाट इज सुपर इम्पोजिबल एंड व्हाट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल? देखो जी, यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर स्पेक्स है, ठीक है, और ये अगर आप स्पेक्स देखो हमारे पास सेम कलर की है, यहाँ पर स्पेक्स हमारे पास सेम कलर की है। नॉन सुपर इम्पोजिबल में जो मैं स्पेक्स बना रही हूँ वो कैसी बना रही हूँ, ये हमारे पास एक सेकेंड, ठीक है, एक साइड ब्लू है और एक साइड उसका ग्रीन मिरर है, यहाँ पर भी एक साइड ब्लू है और एक साइड ग्रीन मिरर है, लेफ्ट ब्लू यहाँ पर लेफ्ट ग्रीन। अगर मैं इस स्पेक्स को इसके ऊपर रखूँगी तो क्या मुझे सेम चीज़ मिलेगी? नहीं ना, ब्लू के ऊपर ग्रीन आएगा ना, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल वालों को बोला जाता है कायरल एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट होती है, उसको हम पास करते हैं प्रिज्म में से, ठीक है, ये प्रिज्म में से लाइट पास होती है, जो तो स्ट्रेट निकल जाती है, जो लाइट स्ट्रेट निकल जाती है वो होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसने कुछ भी शो नहीं किया है ना, तो ये हो गई ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट जहाँ पर हमें रोटेशन देखने को मिलती है, लाइक हमें क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिल रही है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉकवाइज वाले को बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एंटी क्लॉकवाइज वाले को बोला जाता है रीवो रोटेटरी, ठीक है। ये बेसिक जो है वो हम +1 में भी पढ़ते हैं, मैं इतना आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल का। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और चीज़ें जो याद रखने वाली हैं, वो क्या है? ओके, देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में याद रखनी है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांसफॉर्म नहीं होती, सिर्फ सिस फॉर्म देखने को मिलती है। ट्रांसफॉर्म डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको करना अपने आप, कि वाई स्क्वायर प्लेनर complexes do not show optical isomerism. इसको देखना, इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना कि क्यों प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसकी ज्योमेट्रीज देखनी है कि कौन सी ज्योमेट्रीज हमारे पास ऐसी हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाती है और कौन सी ऐसी है जो नहीं दिखाती। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ यहाँ पर ओनली MABCD टाइप होती है,
ठीक है, टेट्राहेड्रल में हम सिर्फ यही टाइप पढ़ते हैं। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल है मेरे पास CONH3, ठीक है, ClBrI। आप देख सकते हो कि मेरे पास सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अगेन दिस इज CO। अब यहाँ पर किस तरीके से बनता है, ये बनता है CO, ऊपर होता है NH3, ठीक है, ये डैश वाले में I, ये हमारे पास Br और ये हमारे पास Cl, ठीक है। ये अब इसका क्या बनेगा, हमारे पास CO, यहाँ पर आ जाएगा NH3, ठीक है, इस साइड आ जाएगा I। नॉन सुपर इम्पोजिबल है ना, अगर इसको ऊपर रखोगे नहीं आएगा, मिरर इमेज नहीं मिलेगी। इस साइड आ जाएगा ये Br, मतलब पोजीशंस चेंज हो रही हैं। अगर आप देखो ये Cl, ये उस साइड चला गया, ये दोनों चीज़ें उस साइड आ गई। सो इस तरीके की होती है हमारे पास MaBcD टाइप इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांसफॉर्म नहीं शो करती ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कौन से शो करते हैं, Ma2B2C2, यहाँ पर मतलब दो लिगेंड्स 3 के सेम है, यहाँ पर सारे डिफरेंट हैं। यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड की बात हो रही है, यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड है 2 और 2 हमारे पास डिफरेंट हैं। देन AA, फिर से एक बाइडेंटेट, 2 सेम एंड 2 सेम लिगेंड्स, ठीक है। ये तो बेसिक है। उसके बाद डू नॉट शो, ये जो ज्योमेट्रीज हैं दे डू नॉट शो ऑक्टाहेड्रल में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर। अब हमने एक एक करके ये जो 5 ज्योमेट्रीज हैं उनके हमने स्ट्रक्चर्स देखना है कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम फॉर्म्स देखते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है Ma2B2C2 टाइप। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल देंगे हम PT PY स्क्वायर NH3 का स्क्वायर और Cl2, ये मेरे पास एग्जाम्पल है। तो ये कैसे बनेगा, देखो जी, PT हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्टाहेड्रल के साथ बना दो, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमें किस तरीके का मिलेगा, देखो हमें पता है कि हमें यहाँ पर सिस फॉर्म मिलेगी, ठीक है। एक बनेगा सिस D आइसोमर और एक बनेगा सिस I आइसोमर। तो यहाँ पर जो सिस D आइसोमर है वो किस तरीके से होगा, उसमें क्लोरीन क्लोरीन एक साइड को, PY पैराडीन एक साइड को, NH3 एक साइड को। अब दूसरी भी अगर देखा जाए, दूसरी भी हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। वहाँ पर बस फर्क क्या होगा, पोजीशंस चेंज हो जाएंगी ताकि वो क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। तो क्लोरीन को मैं इस साइड ले जाऊंगी Cl और Cl, ठीक है। अब NH3 को इस साइड ले जाएंगे NH3 और PY को इस साइड। तो बस हमने उनकी पोजीशंस को ऑपोजिट कर दिया, दिस इज सिस D आइसोमर एंड दिस इज सिस I आइसोमर, ठीक है। तो अब हमारे पास मतलब D फॉर्म और L फॉर्म होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये है MaBcDEF। तो ये कैसे बनेगा, इसमें एग्जांपल है मेरे पास PT PY, अगला लिगेंड इज NH3 NO2, ठीक है, ClBrI, ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से बनेगा PT, ठीक है। अब PY और इस साइड रख देते हैं हम Cl, Br और नीचे रख देते हैं I, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर NO2, कुछ भी नहीं होगा, ये बस इनकी इंटरचेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ये इस तरीके से इंटरचेंज होता है। प्लीज़ ज्योमेट्रीज बनाना सीख लो, ज्योमेट्रीज ही इंपॉर्टेंट है। तो ये PT, क्योंकि अगर तुम्हें ज्योमेट्रीज आती है, तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए हैं कि ये कौन से टाइप है, ठीक है, या फिर ये वाली टाइप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है नहीं करती, तो तभी बता सकते हो ना। आई ट्राई कि मैं एक क्वेश्चन वाली वीडियो बना दूँ और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं कवर करवा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इस साइड क्या आ गया NH3, यहाँ पर क्या आ गया PY, इस साइड क्या आ गया NO2, इस साइड क्या आ गया Cl। बाकी तो हमारे पास एज इट इज़ है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। दिस इज Ma2BCDEF टाइप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है MAA थ्राइस टाइप,
विच इज़ यहाँ पर हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। अब ये किस तरीके से बनेगा और क्यों? देखो अगर हम देखें लिगेंड सेम है फिर भी ये हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो किस तरीके से इसकी हमारे इमेजेस बनेंगी? देखो हमारे पास एग्जांपल है COEN होल थ्राइस, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट को बीच में रख दो। पहले इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री बना देते हैं दोनों। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक यहाँ और एक इस तरीके से। अब चेंज का आएगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी एंड ये इस साइड चली जाएगी। तो ये EN, ठीक है। अब यहाँ पर तो है इन पॉइंट्स पे, एक हमें यहाँ पर चाहिए बाइडेंटेड और एक यहाँ पर चाहिए। तो ये हमारे पास D फॉर्म और L फॉर्म आ जाती है और दिस इज़ द, अगर हम देखें, मिरर इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, MAA पर D2 टाइप। सो यहाँ पर भी हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या देंगे, COEN होल ट्वाइस Cl2, ये वाला, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे बनता है। कोबाल्ट हमारे पास अगेन, मेरे को ना इजी लगता है, पहले मैं मतलब ये लाइंस बना दूँ, ऑक्टाहेड्रल का पूरा स्ट्रक्चर बना दूँ, उसके बाद फिर अगर मैं बनाऊँ, है ना। तो ये CO हो गया। अब देखो EN ट्वाइस है तो एक EN यहाँ रख देते हैं, एक EN यहाँ रख देते हैं, Cl और Cl यहाँ रख देते हैं। बस पोजीशंस चेंज कर दो, अब Cl ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, EN भी ऑपोजिट हो जाएंगे। ये हमारे पास बन गई D फॉर्म अगेन L फॉर्म, डेक्स्ट्रो और जीवो। सो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब और क्या हो सकता है? नेक्स्ट टाइप है हमारे पास MAA B2C2 टाइप। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल आता है हमारे पास COEN NH3 होल ट्वाइस Cl2। इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। हमारे पास है CO प्लीज़ जब आइसोमेरिज्म करोगे तो नोटबुक लेकर बैठना और साथ साथ ये कंपाउंड्स बनाकर देखना। अब यहाँ पर अगेन EN एक साइड को होगा, ये ट्वाइस में है, सॉरी EN हमारे पास एक साइड को होगा, तो ये EN आ गया, Cl एक साइड हो जाएगा और NH3 एक साइड हो जाएगा, क्योंकि हम सारी ही सिस फॉर्म्स देखते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब EN इस साइड चला जाएगा, Cl और Cl यहाँ आ जाएंगे एंड NH3 हमारे पास इस साइड आ जाएंगे। सो दिस इज द डेक्स्ट्रो वन एंड दिस इज द रीवो वन, ठीक है। सो दैट्स इट, इतना ही था हमारे पास आइसोमेरिज्म। मैंने पूरा चैप्टर आपको 1 गो में करवा दिया है, ठीक है। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री +2 का ऐसा चैप्टर है ना इनऑर्गेनिक का, कि इसमें से बोर्ड्स हो, जेई हो, नीट हो, जितने भी 3 हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम है ना, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म से आ जाता है, VBT से आ जाता है, CFT से आ जाता है और नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चैप्टर ऑल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, एंड में भी बोल रही हूँ, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हल्के में लेके मत चलना, इसको अच्छे से करके जाना। और अगर आप वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है सच बहुत मुश्किल कि आपसे नहीं होगा। बहुत ईजी चैप्टर है अगर आपने ढंग से समझ के किया हो, ठीक है। बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी जितने चैप्टर्स 1 शॉट में डाल सकती हूँ मैं डालूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट किया करो, सब्सक्राइब पक्का करना, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी। थैंक यू सो मच।